नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी की एक और प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्तियां जो कि जयशंकर प्रसाद जी की हैं, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं पूछी जाती हैं, जो कि आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लहर है, झरना है, और इनकी सबसे फेमस रचना जो कि कामायनी है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये रचनाएं जो कि जयशंकर प्रसाद जी की हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक? तो मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, तो इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। जो अभिकारी शब्द क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक कहा जाता है। अगर किसी वाक्य में बहुत शब्द आ जाए, अधिक शब्द आ जाए, पूर्णतया शब्द आ जाए, थोड़ा शब्द आ जाए या काफ़ी शब्द आ जाए, यानी कि मात्रा का अगर उसमें बात कही गई हो, जैसे कि इसमें की गई है वाक्य में कि मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है, तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। और अगर किसी स्थान की बात हो रही है तो स्थानवाचक होगा, और अगर समय की बात हो रही जैसे कि कल, परसों या 2 दिन या 3 दिन, इस तरीके से, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, वहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला है, आदि का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? अयाद, अंत, व्याध, आदि। तो आदि का विलोम शब्द होगा अंत। राइट ऑप्शन बी है इसका। अगला प्रश्न, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल राजनी बजती है, इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार। तो आपको बता दें, ये सभी जो कि अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, और इन पंक्तियों में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला, थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? थोथे को चना पसंद है, ना पूरी होने वाली आशा, अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है, या बुद्धिमान को सर्वत्र विजय हासिल होती है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा अल्प बुद्धि वाले को अधिक ढींग मारता है, यानी कि जिसको कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा ज्ञान बांटता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, केदारनाथ सिंह या ममता कालिये? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 जो कि कृष्णा सोपती को मिला है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मतिराम, भूषण, केशवदास या पद्माकर? तो रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार जो कि केशवदास हैं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी रचना इन्होंने 1591 में की थी। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? वज्रबटुक, अंतेवासी, अंतापुर या ब्रह्मचारी? तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द हो जाएगा अंतेवासी, यानी कि राइट ऑप्शन बी है इसका। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला है? रामविलास शर्मा को, रामचंद्र शुक्ल को, राम कुमार वर्मा को, महादेवी वर्मा को? तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान जो कि वर्ष 1991 में दिया गया था, और यह रामविलास शर्मा को दिया गया था। राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर रचना पूछे तो इनकी रचना थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार, और हिंदी के लिए इनको प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मनोदशा का सही संधिविच्छेद कौन सा होगा? तो मनोदशा का अगर सही संधिविच्छेद करें तो होगा मनः प्लस दशा, यानी कि इसमें विसर्ग संधि होगी, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, महादेवी वर्मा? तो सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष
का गिने चुने शब्दों में स्व साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना। यह रचना जो कि महादेवी वर्मा जी की है, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं देखें जो कि फेमस हैं, तो यामा जो कि महादेवी की रचना है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। निहार है इनकी रचना, रश्मि है, रश्मि इनकी रचना है, नीरजा इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, और संध्या गीत इनकी रचना है। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संदेश, खत, चिट्ठा, पत्र। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है कि कौन सा है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं। यहाँ अगर चिट्ठी होता, चिट्ठी तो स्त्रीलिंग शब्द होता, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी कोई नहीं, क्योंकि संदेश भी पुल्लिंग होता है, खत और पत्र, और चिट्ठा जो कि कोई शब्द यहाँ पर चिट्ठी होगा, तो चिट्ठी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? इंदु, मतवाला, कविवचन सुधा, प्रताप। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक थे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1999 में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2023 में हुआ था। और ये किस देश में हुआ था? तो फिजी देश में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या फिर कालवाचक। तो मुझे साल भर वेतन नहीं मिला है, यानी कि समय की बात हो रही है, तो इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्र का विलोम शब्द हो जाएगा पश्च, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अग्र का मतलब होता है अर्थ आगे, और पश्च का मतलब होता है पीछे, तो आगे का पीछे, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका में, लंदन में, भारत में या फिर मॉरिशस में? तो विश्व हिंदी सचिवालय जो कि मॉरिशस में स्थित है, राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला प्रश्न, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो कभी कभी की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि समय की बात की जा रही है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। तो अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कर्म कारक हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे ही कर्म कहा जाता है। तो पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? अध्यापक को दिया जा रहा है, इसीलिए इसमें कर्म कारक हो जाएगा। और इसकी विभक्ति जो कि को विभक्ति है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। तो इनमें से दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस ये तीनों रचनाएं जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं, लेकिन यामा रचना इनकी नहीं है। यामा महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की है ये यामा रचना, राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना या फिर इज्जत करना। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होगा बदनामी होना, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, ठीक है। और नाक काटना इसी तरीके से पूछा जाता है कि नाक काटना इसका क्या अर्थ होगा? तो नाक कटना का तो अर्थ होता है कि बदनामी होना, और नाक काटना का अर्थ होगा कि बदनाम करना, ठीक है, बदनाम करना। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एक ही जैसे लगते हैं। अगला, काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि पढ़ा लिखा ना होना, एक करेक्ट ऑप्शन है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध, उत्साह, विस्मय या फिर भय। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और रस के मुख्य 4 अवयव होते हैं।
जिनमें से पहला जो होता है वो विभाव होता है, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है जो कि होता है संचारी भाव, और चौथा अवयव जो कि होता है स्थायी भाव। ठीक है। अगला प्रश्न, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। राइट ऑप्शन 20 का हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रसों का राजा किस रस को माना गया है? करुण रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को, या फिर हास्य रस को? तो रसों का राजा जो कि श्रृंगार रस को माना जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसका स्थायी भाव पूछे क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव जो कि रति या प्रेम, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके भेद भी पूछे जाते हैं। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, जिनमें से एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। ये 2 श्रृंगार रस के भेद होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य है, आप इस किताब को पढ़ें, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, क्या आपने इस किताब को पढ़ा या किताब आपके द्वारा पढ़ी गई? आपने या किताब पढ़ी, तो आप इस किताब को पढ़ें, इसका जो है कर्मवाच्य हो जाएगा कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, या फिर कर्म कारक है? तो यहाँ पर हे प्रभु, तो ये चिन्ह है, तो संबोधन कारक यहाँ पर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे कि हे प्रभु, अरे, ओ, या इस तरीके से आए और ये चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, इसको भविष्य काल में बदलना है। तो बच्चे खेल चुके, बच्चे खेल खेल रहे हैं, या बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेल खेलेंगे। तो बच्चों ने खेल खेला, इसका भविष्य काल हो जाएगा कि बच्चे खेल खेलेंगे। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो निश्चर, धनुज और राक्षस, ये तीनों जो कि असुर के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन महाकाय असुर का नहीं है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है। महाकाय का अगर पर्यायवाची देखें तो इसका होता है विकराल, विकराल या विशाल, विशाल या विशाल काय कह सकते हैं। ये महाकाय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और राक्षस के जो कि निश्चर, राक्षस, धनुज, रजनीचर, दानव आदि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की जोड़ी सही नहीं है? तो राग का विराग विलोम शब्द हो जाएगा, व्यष्टि का समष्टि विलोम शब्द हो जाएगा, उत्तम का अधम विलोम शब्द हो जाएगा, लेकिन बच्चा का जवान विलोम शब्द नहीं होगा। ठीक है। बच्चा का अगर विलोम शब्द देखेंगे तो जवान नहीं होगा, यहाँ पर बूढ़ा होगा। अगर बूढ़ा होता तो सही है। तो राइट ऑप्शन सी इसका होगा। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का श्लाघा सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो त्रिलोचन शास्त्री को वर्ष 1989-90 में इनको हिंदी अकादमी का श्लाघा सम्मान प्रदान किया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। इस सम्मान में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषा, राज्य भाषाओं के बारे में, या संघ की राजभाषा के बारे में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 जिसके अंतर्गत विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 343 में जो कि संघ की राजभाषा से संबंधित
है और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो राजपूत का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? राजपुतानी, राजपुताई, राजपूती या राजपुत्रीन। तो राजपूत का सही स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा राजपुतानी। ठीक है, इसमें आनी प्रत्यय लगा है। राइट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। तो यहाँ पर विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्तियों की बात हो रही है, यानी कि गुण बताए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अब अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक अनुच्छेद को पढ़ना है कि समाज सेवा का क्षेत्र अनंत है। समाज सेवा का कोई बाधित क्षेत्र नहीं होता। समाज सेवा शहरों के अलावा छोटे छोटे गांवों कस्बों में भी की जा सकती है। शहरों में समाज सेवा कई प्रकार से की जा सकती है। असहायों को सड़क पार करवाना, दुर्घटना के समय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना, अस्पतालों में रोगियों को फल, दवाई, पौष्टिक चीज़ें वितरित करना, गरीबों को भोजन देना, बेसहारों के लिए आवास की व्यवस्था करना आदि विभिन्न प्रकार से समाज सेवा की जा सकती है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को सड़क पार करवाना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों को उगाना, पीने के पानी की व्यवस्था करवाना, बाहर से आए मुसाफिरों के लिए रहने की व्यवस्था करना, अनाथों की सहायता करना आदि। हमारे यहाँ के गाँव की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। आधुनिक और आवश्यक शिक्षा के अभाव में ग्रामीण रहन सहन खराब है। चिकित्सा सुविधाओं के अभाववश ग्रामवासी अपनी बीमारियों के उपचार हेतु झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं। पढ़े लिखे न होने के कारण महाजन उनका शोषण करते हैं। अतः ग्रामों में समाज सेवा के लिए विद्यालय खोलना, प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध करना, किसानों को खेती संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, आवश्यकता पड़ने पर खेत खलियान में लगी आग को बुझाने के तरीके बताना, रहन सहन के तरीकों से अवगत कराना और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये गद्यांश है, इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार समाज सेवा का क्षेत्र कैसा होता है? शहरी, बंधित, सीमित या फिर अनंत? तो उपरोक्त गद्यांश के अनुसार समाज सेवा का क्षेत्र जो कि अनंत होता है। राइट ऑप्शन डी है इसका। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? स्त्रियों की शिक्षा, युवकों की शिक्षा, अधेड़ आयु के लोगों की शिक्षा या फिर बच्चों की शिक्षा? तो प्रौढ़ शिक्षा जो कि अधेड़ आयु के लोगों की शिक्षा होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार गांव की दशा क्यों खराब है? शिक्षा के अभाव के कारण, महाजनों के शोषण के कारण या चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण? उपयुक्त सभी कारणों से। तो उपयुक्त सभी कारणों से गांव की दशा खराब है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस वीडियो। दोस्तों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।